students, welcome once again in Club International online classes after a long time. इतने लॉन्ग टाइम के बाद जैसे दिवाली ब्रेक भी आ गया अपने बीच में, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपना फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स रेस्ट हैं, 10 चैप्टर और 11 चैप्टर। बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं वो अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 दैट इज ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट। इसका आज अपन स्टार्ट करेंगे, यानी ग्रेविटेशन स्टार्टिंग से अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वाला। ग्रेविटेशन के बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगा, क्योंकि हम हर चीज़ के अंदर ग्रेविटी को यूज़ करना इजीली डिफाइन करना चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर प्लैनेट्स के अंदर जो अट्रैक्शन पाया जा रहा है, या सन के अराउंड जो प्लैनेट्स का सर्कुलेशन है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड इन द ग्रेविटी इन द ग्रेविटेशन, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है। देखिए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि किसी थिंग को ऊपर से ड्रॉप किया जाए एट अ हाइट, और तो वो हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ यानी अर्थ की तरफ ही मूव करती है। और वैसे ही अपने जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर भी सन के अराउंड प्लैनेट्स का सर्कुलेट होना, वो भी एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू होता है। तो ये जो सारे, जैसे कि मून का अर्थ के सराउंड के अंदर, यानी सैटेलाइट्स जो होती है, नेचुरल हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है, तो वो किसी भी प्लैनेट के अराउंड किस तरीके से सर्कुलेट हो रही है, वो किस तरीके से अपना वर्क कर रही है, दिस ऑल आर डिपेंडिंग ऑन अ अट्रैक्शन फोर्स। और वो अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूं, जिसके अंदर अपन ने पिछले वाले चैप्टर में भी उसको कंसीडर किया था। जैसे कि एक थ्रेड के अंदर एक स्टोन को किसी भी वन एंड पे, किसी भी थ्रेड के वन एंड के ऊपर आप एक स्टोन को क्या करिए, टाई करिए, और उसको टाई करने के बाद जब आप उसको सर्कुलेट करेंगे, ठीक है, सबने ऐसा किया होगा, तो जब आप सर्कुलेट करते हैं उसको, तो आपने देखा होगा कि एक डेफिनेट पाथ पे वो क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। उस रोटेशन के लिए आपके पास जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप, जो सेंटर पे लगा रहे हो, जो आपने हैंड के ऊपर जिस अनदर एंड को, जो कि थ्रेड का अनदर एंड है, क्योंकि वन एंड पे तो आपने क्या कर रखा है, स्टोन को टाई कर रखा है, तो अनदर एंड यानी दूसरा वाला जो एंड आपने अपने हैंड के अंदर होल्ड किया हुआ है, वो फोर्स जो आपने लगा रखा है, दैट इज द सेंटर फोर्स, जो कि उसको उसी पाथ पे रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस फोर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो सेंटर फोर्स है, जस्ट लाइक द सन जो अप्लाई कर रहा होता है ऑन दी प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के ऊपर जो सन का यानी सेंटर, आपको सबको पता होगा कि आपके सोलर सिस्टम में जो सन है वो एट अ सेंटर होता है, और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो डिफरेंट पाथ्स पे, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, उसके सराउंडिंग के अंदर रोटेशन करते रहते हैं। तो जो सेंटर आपने माना है सन, वो क्या कर रखा है, प्लैनेट्स को अट्रैक्ट किया हुआ है उसने, यानी एक डेफिनेट अट्रैक्शन फोर्स है प्लैनेट्स के ऊपर सन का, जिसकी वजह से वो उस डेफिनेट पाथ के ऊपर ही रोटेट करते रहते हैं। जस्ट द सेम कंडीशन जो आपने हैंड से अप्लाई करा हुआ है फोर्स, किसके ऊपर, उस स्टोन के ऊपर। तो ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है, जो सेंटर अप्लाई करता है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। लेकिन इस चीज को हम एक अनदर वे में भी समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जो सेंटर पे लगा हुआ फोर्स है वो अगर हाई हो जाए तो जो स्टोन होगा वो अपने ऑर्बिट से, यानी अपने उस पाथ से डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसा कोई अनदर फोर्स भी होता होगा जो उस फोर्स को क्या करके रखता
रखता है, सेंटर फोर्स को क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो जो स्टोन होता है जब वो रोटेट करता है तो रोटेशन के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है हर एक पॉइंट पे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट या फिर इस थ्रेड की ही बात कर ले तो थ्रेड के अंदर जो भी रोटेशन चल रहा है उसके सेंटर पे से जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके थ्रू, तो इस वाले फोर्स को तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इस फोर्स की वजह से जो कि सेंटर से लग रहा है, इस फोर्स की वजह से ये जो पाथ होगा, ये जो ऑर्बिट होगा, दैट विल बी डेफिनेट। वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, या यूं कह दे कि एक जो पाथ है वो सर्टेन रहेगा, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट का ये पाथ है, ये ऑर्बिट जो है वो डेफिनेट रहेगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सोचिए कि ये जो थ्रेड आपने टाई किया हुआ है विद द स्टोन के साथ, ये जो थ्रेड आपने टाई कर रखा है, तो ये स्टोन बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है विद द एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे ये घूमता जाता है, जैसे जैसे आप इसको एक्सेलरेट करेंगे, जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो भी एक न्यू फोर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा, और वो हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, वो क्या करना चाहेगा, इस पाथ से बाहर की तरफ निकलना चाहेगा। और एवरी पॉइंट, इन एवरी पॉइंट, इस वाले पाथ के ऊपर हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा विथ दी एवरी डायरेक्शन या विथ दी एवरी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वो कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर की तरफ निकालना चाहेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, दीज आर इक्वल इन अमाउंट, दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, बट डायरेक्शन दोनों की चेंज होगी। सेंट्रीपिटल उसको अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो उसको बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा। तो ड्यू टू दी बैलेंस, बाहर वाले फोर्स का और अंदर वाले फोर्स का जो बैलेंस बन रहा है, उस बैलेंस की वजह से वो जो स्टोन होगा वो एट ए टाइम वो क्या रहेगा, एट द सेम पाथ, एट इन अ सेम ऑर्बिट। वैसा ही फोर्स एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि प्लैनेट्स और सन के बीच रहता है। जो प्लैनेट होता है वो भी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और सन का भी अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो इस चैप्टर में जो फर्दर ऑन अपन जो स्टडी करेंगे, दैट विल बी ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और साथ ही कुछ लॉज के बारे में भी अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जो है आपका, ये कुछ एग्जांपल्स थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, वो अपन एक एक्टिविटी के थ्रू समझ चुके हैं। और ये एक्टिविटी आपके चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टार्टिंग में दी हुई है कि थ्रेड के ऊपर एक स्टोन को टाई करिए, दैट यू कैन प्रोसीड। इसके बाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने देखा और किस तरीके से देखा। तो जब अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो दिमाग में आता है न्यूटन्स लॉज के बारे में। न्यूटन ने सबसे सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक थियरी ग्रास्प की थी, या एक थियरी जनरेट की थी। किस तरीके से की थी? एक बार क्या था कि न्यूटन जो थे वो ट्री के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि एप्पल जब प्लांट से डिटैच हुई यानी अलग हुई तो वो नीचे की तरफ आई, यानी अर्थ की तरफ वो आ रही थी, ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी। तो उनके माइंड में ये बात आई कि ऐसा क्या है अर्थ के अंदर कि वो हर एक थिंग को, जो भी ऊपर से किसी भी हाइट से गिरती है, उसको फॉल होती है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने ये पूरी जो थ्योरी थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक सडन फोर्स है, आई थिंक, जो कि अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जाता है ऑन दी ऑब्जेक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अर्थ ही
ही अपना जो फोर्स है वो अप्लाई कर रही होती है, अनदर थिंग्स भी क्या कर रही होती है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है। यानी बाय द डिफरेंट डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट है और अर्थ के साथ जिसका कनेक्शन अपन शो कर रहे हैं, जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल वी आर कनेक्टिंग द एप्पल विद द अर्थ, क्योंकि एप्पल अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप प्लैनेट की बात करें, जस्ट लाइक सैटेलाइट्स की बात कर सकते हैं, प्लैनेट्स की बात कर सकते हैं, जस्ट लाइक इफ यू आर टेकिंग द सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून, तो उसके अंदर भी हम क्या कह सकते हैं कि मून भी अट्रैक्शन फोर्स शो करता है अर्थ की तरफ, जितना अर्थ उसकी तरफ कर रही होती है। बट यही है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी फोर्स जो होता है, आपने पहले भी पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में भी, कि फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ पर जब अपन बात करेंगे ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में अपन ये बात देखेंगे कि ग्रेविटेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेगा, बिकॉज हियर वी आर एक्सेलरेटिंग द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विथ द जी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स को। लेकिन फिलहाल अपन दूसरे वाले थिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक द मास। तो यहाँ पर अपन जब फोर्स की बात करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स की जब अपन बात कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास, कि जिसका जितना मास होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन एज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि ग्रेविटी जो होती है, आपको पता है कि जो अर्थ अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जो अप्लाई करती है, दैट इज कांस्टेंट इन वैल्यू। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने m के, यानी मास के, then you will remove this proportional symbol and you will take a constant value, जिसे proportionality constant भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इक्वलिटी के लिए g को एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बात कही कि ऑब्जेक्ट्स भी अर्थ को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक द अर्थ जो कि ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, मास में आ जाता है। अर्थ के मास को देखिए और एप्पल के मास को देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एप्पल बहुत छोटी सी है, उसका मास नेग्लिजिबल है अर्थ के रिगार्डिंग, अगर आप देखें तो अगर आप मानते हैं कि अर्थ जितना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है उसी क्वांटिटी में, या यूं कह दे कि जितना फोर्स एक तरीके से अर्थ के थ्रू जो अप्लाई किया जा रहा है ऑन दी एप्पल, एप्पल भी अर्थ के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, बट ड्यू टू द लेस मास क्या हो गया, वहां पे लेस हो गया अर्थ के रिगार्डिंग, तो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के नेग्लिजिबल हो जाता है, या यूं कह दे कि अर्थ का ही अट्रैक्शन फोर्स आपको शो होता है, एप्पल का अट्रैक्शन फोर्स आपको शो नहीं होता है। तो बेसिकली न्यूटन ने यही कहा था, यूनिवर्सल जो लॉ दिया था उन्होंने ग्रेविटेशन का, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग जो भी आप ले रहे हो, उनमें से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर आप अट्रैक्शन फोर्स को अप्लाई करते हैं, देन यू विल सी दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज attracting the second object as well, second object also will attract the first one। पहले वाले का अट्रैक्शन फोर्स जो सेकंड वाले पे लग रहा है उसी अमाउंट के अंदर, या यूं कह दे कि उसी क्वांटिटी के अंदर सेकंड वाला भी अपना फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है, बट डिपेंडिंग ऑन द फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द मास, तो डिफरेंस आ जाएगा कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स भी
ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मून का मास तो कम है अर्थ के रिगार्डिंग, तो फिर जाहिर सी बात है कि मून का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लेस होगा देन अर्थ। तो ऐसा होना चाहिए ना कि अट्रैक्शन फोर्स अगर अर्थ का ज्यादा है तो मून को उसे अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, और अगर वो अट्रैक्ट करेगी तो मून का जो पाथ है वो डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स अगर अर्थ का ज्यादा लग रहा है तो मून विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ होना चाहिए। बेसिकली थियरी तो यही बोलती है कि जिसका मास ज्यादा है उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है, और वो उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन जब थियोरेटिकली प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया तो ये महसूस भी किया गया कि एवरी टाइम एट द एवरी पॉइंट जब मून अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा होता है या उस ऑर्बिट पे चल रहा होता है जिसमें वो सर्कुलेट करता है, तो उस एवरी पॉइंट पे, उस ऑर्बिट के एवरी पॉइंट पे वो थोड़ा सा अर्थ की तरफ फॉल होता हुआ महसूस होता है, फील होता है। बट वही है कि आपको पता है कि अगर फोर्सेस दोनों के इक्वल हैं और मासेस में डिफरेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी में क्या आ जाएगा, आपके थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ग्रेविटी जो है आपने सुना भी होगा कि अर्थ पे जितनी ग्रेविटी लगती है वो मून पे उतनी ग्रेविटी नहीं होती है। तो मून पे ग्रेविटी जो होती है उसके मास के रिगार्डिंग ही कम हो जाती है, क्योंकि उसका मास कम है अर्थ के रिगार्डिंग, तो उसकी ग्रेविटी भी क्या होती है, अर्थ के रिगार्डिंग कम होती है। अब कितनी होती है वो अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। 1/6 होती है, यानी अर्थ पे जो ग्रेविटी लग रही होती है उसका 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मून पे शो होगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पे यानी अर्थ पे अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी राइटिंग यू कैन लूज योर वेट इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ मून, बिकॉज वहाँ पे आपका वेट ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज हो जाएगा। आपने लूज नहीं किया है बट वो शो नहीं होगा ड्यू टू द लेस ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बेसिकली आपके फोर्स यानी W के अंदर भी आपके क्या करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ जो अपन फर्दर ऑन स्टडी करेंगे उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन ने बात करी ग्रेविटी की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी है, ग्रेविटी होती क्या है उसके बारे में बात करी है। तो अर्थ के अंदर जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्स जो जनरेट होता है अर्थ की सरफेस से, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को जो कि प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है या फिर सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट्स के अंदर अट्रैक्ट करके सर्कुलेट करता है, नेचुरल सैटेलाइट हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं, और जो भी थिंग्स किसी भी हाइट से, जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रॉइड्स वगैरह भी आते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर वो एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा टूटते तारे के बारे में बहुत मिथ्स होती हैं कि विश मांगिए तो वो पूरी हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि टूटता तारा होता क्या है। बेसिकली आउटर स्पेस से कोई भी थिंग अगर क्या करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बहुत तेजी से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उस कंडीशन में आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है ड्यू टू दी हाई स्पीड, और उस हाई स्पीड की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से उसकी सरफेस के ऊपर फायर जनरेट होती है और वो जलना शुरू कर देता है, जो भी थिंग एंटर हुई है व्हाटएवर। तो वो जो एंटर करने पर वो फायर जनरेट होती है तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है, स्टार नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है ना। तो दैट इज द बेसिकली वो जो मिथिक्स अपन मानते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई विश पूरी करने के लिए थोड़ी आया, बस वो है, बट अपन सोचते हैं कि ऐसा होता है, विश मानते हैं लोग, लेकिन साइंटिफिक रीजन उसके पीछे यही होता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि इस चीज़ों की ऐसी चीज़ों के बारे में कि कई जगहों पर होता है ना कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो कई बार मिलते भी हैं,
वो बेसिकली इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि कई बार होता है साइज बड़ा होता है, एस्ट्रॉइड्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो पूरा का पूरा क्या नहीं हो पाता, बर्न नहीं हो पाता एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के थ्रू। तो जो जितना बच जाता है, कई बार 2 kg का, कई बार 3 kg का, और अभी थोड़े दिनों पहले आपके 5 kg का भी मिला है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी बड़ी थी। अगर छोटी साइज का होगा तो वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी ऐश तक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसका साइज बड़ा है तो वो पूरा का पूरा क्या नहीं हो पाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा, और जो उसका रेस्ट पार्ट रह जाएगा वो रेस्ट पार्ट आपकी अर्थ की सरफेस के ऊपर आके गिरेगा। और आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा भी होगा कि जनरली जो भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह बाहर से आते हैं, आउटर स्पेस से आते हैं, तो उनमें मेटल्स वगैरह की अच्छी क्वांटिटी होती है और उसमें डिफरेंट मेटलॉइड्स वगैरह या मेटल वगैरह इनके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। तो उन चीज़ों के अंदर हमें ये भी पता चल पाता है कि आउटर स्पेस के अंदर जो थिंग्स है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अगर आपने सुना हो अभी करंटली थोड़े दिनों पहले ही ये बात मतलब कि जब देखी हुई थी या यूँ कह बताई गई थी बाई नासा कि जो आपका मार्स है वो उस मार्स के ऊपर आप जब कई लोग गए भी थे पहले तो, और अपना अभी थोड़े दिनों पहले वो मंगलयान वाला जो मिशन था वो भी हुआ था, तो उसके बाद से ये मिथिक्स आना शुरू हुई थी। आई डोंट नो कि वो मिथिक्स है या फिर वो रियल बात है, बट लोग बात बोलते रहते हैं कि वहाँ पर सोना है, ये है, वो है, वहाँ खोदना अगर आपको है तो पहले इतना पेटेंट करवाना पड़ेगा या ऐसा कुछ चल रहा है। बट रियल बात है ये कि जिस तरीके से अर्थ की जो सरफेस है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सैंड, क्ले वगैरह, और उसमें बहुत सारी मेटल्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है अनदर प्लैनेट्स के ऊपर भी मेटल्स का सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी थिंग्स हैं जो कि अपन एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, तो ये सारी जो थिंग्स हैं वो बेसिकली किस पे आके डिपेंड हो जाती है कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ सर्कुलेट कर रही होती है, एक दूसरे को कोरिलेट कर रही होती है, तो कोई ना कोई फोर्स तो है, कोई ना कोई ऐसा बाहरी अट्रैक्शन फोर्स तो है जो उन दोनों को या इन थिंग्स को बांधे रखता है। तो उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी वाले हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक करा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है ग्रेविटी का। इसके बाद अपन करेंगे कि ग्रेविटी जो होती है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको अपन बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, तो उसमें ये भी देखेंगे कि दो प्लैनेट्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है जिस लाइक मून एंड जो अर्थ का है उससे क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर इसके अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। आपने सुना भी होगा सोशल साइंस के अंदर ज्वार भाटे के बारे में, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सी का लेवल है, वाटर लेवल, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है और ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। तो उसके पीछे का रीजन भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ही देते हैं जो कि मून और अर्थ के बीच में लगता है। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सी लेवल, सी वाटर जो होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है और फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये जो सारी थिंग्स हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, आपकी ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। एक थिंग और थी जिसमें अपन ने जो थ्रेड बांध के और सर्कुलेट करवाया था, तो उसमें ये था कि हर एक पॉइंट पे आपको पता है कि डायरेक्शन चेंज होती है। तो एक कोई भी सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर आप लेकर उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन को शो करें तो इसे कहा जाता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट हो सकता है, तो बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं बिकॉज एवरी पॉइंट शोज अ डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये इसका टेंजेंट हो गया, ऐसे इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचना चाहते हैं तो ये बेसिकली ये डायरेक्शन को शो करने वाली एक सिंगल लाइन होती है जो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर आपको खींचनी होती है। दैट इज नोन एज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ तक अपन ने
कर लिया है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आपका है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपन यूनिवर्स की ऑब्जेक्ट्स के बारे में यानी यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं ग्रेविटी के बारे में कि कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ वो किसी फोर्स के थ्रू वो अट्रैक्ट होती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटी, दैट फोर्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल चैप्टर। इसके बाद आपका आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो किस तरीके से अप्लाई होगा उसके लिए एक आप फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। तो ये अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सेफ होंगे अपने घरों में और स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया है। तो उस लॉन्ग ब्रेक का आई होप कि आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा और नहीं किया है तो प्लीज़ वापस से अपनी स्टडी को फिर से फोकस करना शुरू कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।